नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें यूपी पीसीएस 2024 जो है उसका इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ऐसे सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। और इंटरव्यू से समेत एक चीज मैं आपको बता दूं कि मॉक इंटरव्यू हमारे यहाँ पर यानी कि डिकोड एग्जाम में चल रहा है। अगर आप में से कोई भी अभ्यर्थी या आप में से कोई भी आपके जानने वाले में आपका दोस्त, हितमित्र या कोई भी सगे संबंधी है जो पीसीएस 2024 का इंटरव्यू अभी दे रहा है और ऐसे में उसको मॉक इंटरव्यू अगर देना है ऑफलाइन, तो डिकोड एग्जाम में आकर के वो दे सकता है। और इसके लिए मैंने आपको पहले भी सूचित किया था, पुनः से मैं आपको सूचित कर रहा हूं। 14 को एक हमने मॉक कराया था, एक अगला मॉक हमारा 21 को है और आगे भी अगर आप देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। तो इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट जो नंबर हमारा है 860, ठीक है, 86044, ठीक है, 09201, इस पे आप जो है मॉक इंटरव्यू के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मॉक इंटरव्यू एक अच्छा फीडबैक आपको मिलेगा और बहुत सारा अच्छा इनिशिएटिव हमने इसमें किया हुआ है। तो आप इस पर जब आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको डिटेल्स में जानकारी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए 8604409201। ओके, अच्छा, इसी नंबर पे ना आप डिकोड के जो भी कोर्सेज हमारे चलते हैं उनकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। ठीक है, पीसेस का बैच हो गया, आरओ 2026 का बैच हो गया, हाईकोर्ट आरओ हो गया, लोअर पीसेस का बैच हो गया, लेखपाल का बैच हो गया, तो ये सब जानकारी भी आप यहीं से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आज हैं हमारे लिए। भारत टैक्सी के बारे में मैंने प्रश्न आपको पूछा था कि भाई बताइए, और एक बड़ी पहल है अपने यहां पे भारत सरकार की, भारत टैक्सी जो चलाई गई है। क्या ये किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है, मैंने आपसे पूछा था। तो निजी कॉर्पोरेट राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, या राज्य सरकार द्वारा संचालित परिवहन सेवा है, या फिर सहकारी नेतृत्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है, या फिर विदेशी निवेश आधारित टैक्सी सेवा है? तो दरअसल ये क्या है, ये अपने आप में सी वाला, यानी कि सहकारी नेतृत्व वाला राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म है अपने आप, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आइए आज का पहला टॉपिक हम देखते हैं। इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन अभी 16 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। बहुत बड़ा एआई समिट है अपने आप में और इसमें बहुत लोग जो इसमें शामिल हो रहे हैं अपने आप में, और कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और लोग इसमें शामिल हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये इसका जो उद्घाटन है, ये दरअसल भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये दरअसल 16 से लेकर के 20 फरवरी तक इंडिया एआई इंपैक्ट समिट के साथ एक ही स्थान पर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो क्या है, इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो और ये समिट हो रही है, दोनों को एक साथ में हम लोग रखेंगे इसको। ठीक है, 70,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 10 एरिना में यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें दुनिया की बड़ी तकनीकी कंपनियां, स्टार्टअप, शिक्षण संस्थान, शोध संस्थान, केंद्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें और कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय साझेदार भी इसमें भाग ले रहे हैं। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, चलिए यह इस आयोजन में 13 देशों के पवेलियन भी होंगे जो एआई इकोसिस्टम में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को दर्शाएंगे, और इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और बहुत सारे देश और अफ्रीकी देश इसमें क्या है, शामिल हैं। ठीक है, एक्सपो में 300 से अधिक विशेष प्रदर्शनी, पवेलियन और लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होंगे, और यह आयोजन तीन थीम पर आधारित होगा। कौन सी थीम है, और ये हो जाएगी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट, इसको तुरंत लगाइए टिक। पीपल, क्या पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस, इस तीन जो है पॉइंट पर हमारा बेस्ड इस बार का थीम है, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, मतलब पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए, और ये पूरा न्यूज आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको तुरंत यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगाइएगा इसको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल स्किप आपको नहीं करना किसी भी रूप में। ठीक है, चलिए, इसके अलावा इसमें 600 से अधिक संभावनाशील स्टार्टअप्स इसमें भाग लेंगे, जिनमें से कई वैश्विक स्तर और बड़ी आबादी के लिए समाधान विकसित कर रहे हैं। ये स्टार्टअप्स अपने ऐसे समाधान पेश करेंगे जो पहले से वास्तविक दुनिया में उपयोग में हैं। अच्छा, आप लोग के दिमाग में कई बार चीजें आती हैं कि एआई जो होता है, उस एआई से नौकरियां समाप्त हो जाएंगी, है ना? आपके लोग के मन में प्रश्न आता है, एआई से जो है क्या हो जाएंगी, जो भी हमारी जॉब है, ठीक है, वो क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। एआई से जॉब अगर एक तरफ खत्म होते इनकेस, तो उसका वो परिवर्तित रूप में नई कलेवर में आएंगी। भाई सिंपल सी बात है, एआई ऑटोमेटिक तो काम नहीं करेगा भाई, टूल को संभालने वाला कोई होना चाहिए ना। तो एआई से नए प्रकार के काम उत्पन्न होंगे, उन कामों के लिए नए
पेशेवर की आवश्यकता होगी आईटी सेक्टर में, तो नए काम बढ़ेंगे। इसलिए एआई से नौकरियां नहीं जाएंगी बल्कि नौकरियों में परिवर्तन होगा। लेकिन एक शर्त इसमें यह रहेगी कि यह नौकरियां उन्हीं लोगों को मिलेगी जो क्या होंगे, जो अपने आप पे क्या होंगे, स्किल्ड होंगे। ठीक है, स्किल्ड अगर आप नहीं होंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये बात है। इसलिए एआई से संबंधित जो भी चीजें हैं आप लोग इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इस पर आ जाएगा एक छोटा सा प्रश्न आपके एग्जाम में। इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 किस थीम पर आधारित है? ए ऑप्शन डिजिटल इंडिया, बी स्किल इंडिया, सी पीपल प्लेनेट और प्रोग्रेस, या डी ऑप्शन आत्मनिर्भर भारत। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीपल प्लेनेट और प्रोग्रेस पर आधारित ये थीम इस बार की रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नुमालीगढ़ टनल अभी चर्चाओं में है और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है। इन्होंने ही 15 फरवरी को ब्रह्मपुत्र के नीचे, ब्रह्मपुत्र जो नदी है आप जानते होंगे, उसके नीचे नुमालीगढ़ टनल, दुनिया की दूसरी अंडर वाटर टनल होगी, ये जो है इसका उन्होंने उद्घाटन किया है, जो रेल आवागमन को आसान बनाने में सक्षम होगी। ठीक है, इसका उद्घाटन किया, आप ऐसा लिख सकते हैं, इसमें पॉइंट छूट गया है एक थोड़ा सा, कोई बात नहीं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, गोहपुर नुमालीगढ़ टनल, ठीक है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 18,622 करोड़ रुपए है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी और इसे सड़क और रेल दोनों तरह के ट्रैफिक के लिए डिजाइन किया गया। बड़ी प्रोजेक्ट है अपने आप पे और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है भाई साहब। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको भी लगाइए आप इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रोजेक्ट पूरा हो जाने पर इससे उत्तरी और ऊपरी असम के बीच यात्रा का समय बहुत कम हो जाएगा, साथ ही पूरे इलाके में रक्षा और माल ढुलाई भी क्या हो जाएगी, अपने आप में मजबूत हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि अब ब्रह्मपुत्र नदी चर्चाओं में, इस पर यह बनाया जाएगा। ठीक है, नुमालीगढ़ टनल, तो अब ब्रह्मपुत्र को भी आप लोग पढ़ लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी एशिया की प्रमुख विशाल नदियों में से एक जानी जाती है और यह जल प्रवाह और लंबाई दोनों के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उद्गम की अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर क्षेत्र से होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि नदियों का उद्गम स्थल वो कहां पर गिरती हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां होती हैं और इसके दाएं और बाएं से कौन प्रकार की नदियां मिलती हैं, यह बहुत प्रश्न बनता है। यानी कि जो अपवाह तंत्र वाला जो चैप्टर है आपके एग्जाम में एनसीईआरटी में दिया गया है और आपके बेसिक जो बुक होंगे उसमें भी दिया गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट किसी भी कीमत पे आप लोग मत करिएगा। इसको बार बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग बार बार पढ़ना है, आपको मल्टीपल टाइम पढ़ना है आपको एनी हाउ। ठीक है, चलिए तिब्बत में दरअसल इसको हम टांग्सपो, ठीक है, टांग्सपो के नाम से इसको जानते हैं। प्रवाह मार्ग की हम बात करते हैं तो तिब्बत यानी कि यह यारलुंग टांग्सपो के नाम से बहती है। भारत की अगर बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते ही इसे सियांग या दियांग भी कहा जाता है। आगे असम में से ब्रह्मपुत्र नाम मिलता है अपने आप पे। तो ये क्वेश्चन यहां से बहुत बनता है, इसको रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, बांग्लादेश में प्रवेश कर जमुना कहलाती है और अंत में गंगा में पद्मा से, गंगा जिसको पद्मा से बोलते हैं, वहां पर पद्मा से मिलकर के विश्व का विशाल डेल्टा भी बनाती है अपने आप। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगभग 2900 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। एशिया की प्रमुख लंबी नदियों में से एक इसको कहा जाता है। अगर हम इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की, तो यह भारत की एकमात्र प्रमुख पुरुष नाम वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, क्योंकि खास बात यह है कि जो भारत में जो भी नदियां बहती हैं वो फीमेल के नाम पर माता कहा जाता है। ठीक है, मतलब फीमेल नाम है, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, सतलज हो, लेकिन ब्रह्मपुत्र जो है अपने आप में मेल नाम से आता है ना, ध्यान रखिएगा। अत्यधिक जल प्रवाह और बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली इसी नदी में स्थित है अपने आप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यह गंगा के साथ मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है तथा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है अपने आप पे। ठीक है, तो ये खास पॉइंट है आपके लिए जानना। ओके, चलिए आर्थिक एवं सामरिक महत्व की अगर बात करते हैं तो जल विद्युत उत्पादन की अपार संभावना इसमें रहती हैं और सिंचाई, मत्स्य पालन और परिवहन में उपयोगी होती हैं। इसके अलावा भारत, चीन, बांग्लादेश के बीच जल साझेदारी के कारण सामरिक दृष्टि से क्या है, अपने आप में महत्वपूर्ण भी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब बन जाएगा इस पर क्या प्रश्न, छोटा सा। चलिए बताइए भाई साहब, गोहपुर नुमालीगढ़ टनल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह टनल ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जाएगी। ठीक है, यह केवल रेल यातायात की प्रस्तावित है। परियोजना पूर्ण होने पर उत्तरी और ऊपरी असम के बीच यात्रा का समय कम होगा। ठीक है, इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत में रणनीतिक लॉजिस्टिक्स को सुदृढ़ करना भी है। अब बताओ
कौन सा कथन सही है बताना है आपको इसमें से, चार ऑप्शन में से। ये नहीं लग रहा हमको, है ना, ये नहीं लग रहा है हमको, लग रहा है 1 3 4 होना चाहिए, तो 1 3 4 कहां पर, बी वाले ऑप्शन में है, शायद भी होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, आप चाहें तो बता सकते हैं मुझे, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। चलो बिल्कुल बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, टेक युवा समर्थ युवा एक योजना है अपने आप में, यानी कि टेक युवा समर्थ युवा योजना के तहत 25 लाख युवाओं और छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्गुमेंटेड रियलिटी यानी कि AR, वर्चुअल रियलिटी VR और एक्सटेंडेड रियलिटी यानी कि XR में प्रशिक्षित किया जाएगा इस टेक युवा समर्थ युवा योजना के अंतर्गत, ठीक है। याद रखिएगा, इस पहल का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों के लिए आधुनिक तकनीकी कौशल विकसित करना और एप्लीकेशन आधारित व्यवहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है, ताकि डिग्री आधारित शिक्षा से आगे बढ़कर के कौशल आधारित दक्षता को क्या किया जा सके, विकसित किया जा सके। भाई इंडस्ट्री में काम करना है तो सिंपल सी बात है, आपको स्किल तो होना पड़ेगा। अलग अलग कंपनियों में अलग अलग प्रकार के स्किल्स की डिमांड होती है। तो ये जो टेक युवा समर्थ युवा योजना है, इस योजना के तहत ये जो आपके क्षेत्र दिखाई दे रहे होंगे, जिसको हम इन शॉर्ट फॉर्म AI बोलते हैं, AR बोलते हैं, जिसको ऑगमेंटेड रियलिटी बोलते हैं, वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR, एक्सटेंडेड रियलिटी में क्या किया जाएगा, ये अलग अलग जो क्षेत्र हैं टेक्नोलॉजी के, इन क्षेत्रों में इन युवाओं को क्या किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वो किसी भी कंपनी में जाकर के अपना रोजगार जो है प्राप्त कर सके अपने आप पे, ठीक है। तो ये एक बड़ी पहल है टेक युवा समर्थ, यानी कि टेक्नोलॉजिकल युवा की हमें डिमांड है। अगर आप टेक्निकल नहीं रहेंगे तो आप शायद काम नहीं कर पाएंगे, इसे टेक युवा समर्थ युवा। अगर टेक्नोलॉजी में आप समर्थ हैं तो आप जो है क्या कहें, अल्टीमेटली आप समर्थ रहेंगे, टेक युवा समर्थ युवा, ठीक है। चलिए, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में विश्व स्तरीय यू हब स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। इससे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है अपने आप पे, तो ये भी खास पॉइंट है अपने आप पे, ठीक है भाई, ताकि हम प्रॉपर तरीके से ऐसा जोन बना सके अपने आप पे। डेटा सेंटर और रोबोटिक्स मिशन पर बड़ा निवेश भी किया जा रहा है, यानी कि डिजिटल अवसंरचना यानी कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़ा लक्ष्य तय किया गया है। 5 गीगावाट क्षमता वाले 4 से 5 डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान भी किया गया है अपने आप में। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को रोबोटिक्स हब के रूप में विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए के उत्तर प्रदेश रोबोटिक्स मिशन की शुरुआत भी की जाएगी, जिससे उच्च तकनीकी आधारित उद्योगों को क्या हो जाएगी, गति मिलेगी। तो आज यूपी भाई साहब बड़ा काम कर रहा है अपने आप पे, है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा बताओ, अभी हाल ही में जो बजट आया हुआ है, उस बजट के अनुसार उत्तर प्रदेश आर्थिकी के मामले में किस स्थान पर आ गया है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, प्लीज इसका आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। चलिए, टेक युवा समर्थ युवा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल डिग्री आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, बी पारंपरिक उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सी आधुनिक तकनीकी कौशल में युवाओं को प्रशिक्षित करना, या डी ऑप्शन है विदेशी कंपनियों को आकर्षित करना। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बताइए मुझे। अभी बताया मैंने, बहुत आसान सा, कुछ कठिन इसमें नहीं है ऐसा कि कठिन हो। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, ये सी वाला, ठीक है। आधुनिक तकनीकी कौशल में युवाओं को क्या करना, प्रशिक्षित करना, जिससे वो अलग अलग कारखानों यानी कंपनियों में जाकर के काम को प्राप्त कर सकें, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नागपुर चर्चाओं में रहा है। अभी क्यों चर्चाओं में रहा, ये देखते हैं इसको। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नागपुर ने क्या किया है, भारतीय गुणवत्ता परिषद के अंतर्गत राष्ट्रीय अस्पताल एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रत्यायन बोर्ड NABH से पूर्ण प्रत्यायन प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को क्या कर लिया, हासिल कर लिया है, ठीक है। ये एक इनको खिताब मिला, किसको, जो आपका एम्स नागपुर है इसको। इस मान्यता के साथ एम्स नागपुर महाराष्ट्र का पहला सार्वजनिक अस्पताल बन गया है जिसने पूर्ण NBH प्रत्यायन प्राप्त किया है, जो संस्थागत गुणवत्ता आश्वासन की दिशा में एक क्या है, महत्वपूर्ण कदम के रूप में हम इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, यह प्रत्यायन देश के सार्वजनिक अस्पतालों में नैदानिक सेवाओं की सबसे व्यापक श्रेणियों को शामिल करता है, जो सुदृढ़ गुणवत्ता प्रणालियों और सुरक्षित केंद्रित स्वास्थ्य सेवा पर विशेष ध्यान देने को क्या करता है, दर्शाता है अपने आप, ठीक है। तो ये एक खास बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। एम्स नागपुर को मिला यह प्रत्यायन, ठीक है, मुख्य रूप से किस क्षेत्र में सुधार और मानकों को दर्शाता है? तो केवल अस्पताल की इमारत का विस्तार, सुरक्षित रोगी केंद्रित स्वास्थ्य सेवा और गुणवत्ता प्रणाली, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, या केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की शुरुआत। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बताओ। ये जो भी इसको ये अवार्ड मिला है, खिताब मिला है, दरअसल ये आपका
सुरक्षित रोगी केंद्रित स्वास्थ्य सेवा और गुणवत्ता प्रणाली है अपने आप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब छोटा सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए कि पीसीएस 2026 के लिए हमारा एक प्री ओरिएंटेड बैच चल रहा है। आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा प्रोग्राम है। इसमें खास बात यह कि इसमें गूगल मीट के माध्यम से आपको महीने में 2 व्यक्तिगत मार्गदर्शन और संदेह समाधान के लिए महीने में 2 बार जो है गूगल मीट पर चर्चा आपसे व्यक्तिगत रूप से की जाएगी और आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, आप चाहें तो इसमें आप जुड़ सकते हैं और अपनी चीजों को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड अमेंडमेंट बिल 2026 ये चर्चाओं में भी रहा है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड अमेंडमेंट बिल 2026 का उद्देश्य 4 श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन के बाद उत्पन्न व्याख्यात्मक और प्रक्रियात्मक अस्पष्टताओं को दूर करना है। श्रम एवं रोजगार मंत्री के अनुसार यह संशोधन कानूनी स्पष्टता लाने और औद्योगिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है अपने आप पे। ठीक है, तो यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2020 ने 3 प्रमुख श्रम कानूनों यानी कि जिसमें आपका ट्रेड यूनियंस एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट यानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 को समेकित किया गया है। यह याद रखिए कि इसको मैंने कराया था, आपको याद है। ठीक है, यह व्यापक श्रम सुधारों का हिस्सा था जिसके तहत 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में संगठित किया गया और इन 4 संहिताओं को मैंने आपको समझाया था। याद आ रहा है आप लोग की नहीं याद आ रहा है? अब दिमाग कहीं और चला गया होगा तो क्या कीजिएगा, यह मैंने आपको कराया हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार श्रम विषय समवर्ती सूची में आता है ना कि रासूची में आता है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो कई बार पूछ सकते हैं आपसे श्रम किस सूची का विषय है बताओ। ठीक है, तो यह क्या है? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है कि जिस पर जो है राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवादास्पद स्थिति में क्या होगा? केंद्र की मान्य होगी। जैसे शिक्षा हो गया आपका। देखो एक बात भाई ध्यान रखिएगा आप लोग, एक बार जो भी सूचियां हैं ना आपकी, इस पर प्रश्न बहुत बनता है। जैसे कि आपका क्या हो जाएगा, एक है आपका केंद्र सूची, ठीक है, केंद्र सूची, एक है आपका राज्य सूची, ठीक है, एक है आपका राज्य सूची, ठीक है, और एक है आपका समवर्ती सूची। ये आपको मैं टास्क देता हूं कि आप इसको रेडी कर लीजिएगा कि कौन कौन से विषय, जैसे रेलवे हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, ठीक है, श्रम हो गया, तो इनको रेडी करना आपको। एक प्रश्न यहां से लगभग आता है, हर एक दूसरे साल आता है, पक्का आता है और बहुत आसान है। इसमें कोई भेद नहीं पढ़ना है कि बहुत कठिन है, बस रट्टाफिकेशन मार लेना है आपको बस, और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। ठीक है, तो इसको आपको ये मैं टास्क देता हूं भाई, आप ये टास्क नंबर 2 है, ये टास्क नंबर क्या आपका होमवर्क जो है 2 है, ठीक है। और टास्क पहला क्या था आपका? टास्क पहला आपका था जो हमारा नदियां हैं, अपवाह तंत्र जो है उसको पढ़ना है, अपवाह तंत्र को, ठीक है। यहां से भी पक्का है एक प्रश्न एनी हाउ आता है अपवाह तंत्र से, 100% नदियों से एक प्रश्न आता ही आता है। तो ये 2 टास्क मैंने दिए, होमवर्क आपको दिए, किसको आपको रेडी करना है। जब क्लास हमारी वाइंड अप हो जाएगी तो इसको तुरंत कर लीजिएगा, बाद के लिए मत छोड़िएगा कि नहीं हम शाम को करेंगे, घूम के आएंगे तब करेंगे, नहीं, अभी कर लेना, क्लास के तुरंत बात कर लेना और इतना करते जाइए, फिर देखिए किसका कितना बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है इसका। ठीक है, चलिए आइए, भारत में 4 समेकित संहिताएं हैं जहां पर ये आपके सामने लिखा गया है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी पर प्रश्न बन जाएगा जिसका उत्तर आपको बताना है। ठीक है, चलिए नंबर अगला क्या है, प्रश्न क्या है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड अमेंडमेंट बिल 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर पॉइंट क्या है, यह संशोधन विधेयक 4 संहिताओं के कार्यान्वयन के पश्चात उत्पन्न कानूनी अस्पष्टताओं को दूर करने के उद्देश्य से पारित किया गया है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020 ने ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 तथा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 को समेकित किया है। ठीक है, श्रम विषय भारतीय संविधान के राज्य सूची में निहित है। ठीक है, चौथा, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 भारत की 4 समेकित श्रम संहिताओं में से एक है। देखो अभी हमने आपको बताया था कि श्रम जो है वह राज्य सूची का विषय नहीं है, बल्कि किसका है, ये आपका समवर्ती सूची का विषय है। याद आया आपको समवर्ती? अब भैया जब समवर्ती सूची का विषय है तो सिंपल सी बात है कि ये तो गलत हो गया अपने आप पे। बाकी अगर आप देखेंगे तो हमें तीनों सही लग रहे हैं। ठीक है, 1 3 4 इसमें होना चाहिए। अब 1 3 4 कहां पर है भाई साहब? 1 3 4 कहीं नहीं है क्या? अरे रे रे रे,
अच्छा ये सॉरी 1 2 4 सही जाएगा, 1 2 4 सॉरी 3 तो गलत है ना, तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है, तो 1 2 4 कहां पर, ए वाले ऑप्शन में, यानी कि ए इज द राइट आंसर। आप एक बार सोच लीजिए, हो सकता है मैं गलत हूं, एक बार आप नोटिस कर लो कि मैंने सही कहा गलत कहा है, बताओ। इस प्रकार के प्रश्नों पर खूब प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन आप क्या करते हैं, खाली एक एक विकल्प वाले प्रश्नों को देखते हैं। ऐसे प्रश्नों को भी देखना है आपको, ठीक है, जो कि आप नहीं पढ़ते हैं और फिर गलती करके चले आते हैं वहां पर। इन प्रकार के प्रश्नों की प्रैक्टिस आप बिल्कुल भी नहीं करते हैं, यही आपके नाकामयाबी का गलती है। अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, हम लोग मॉक इंटरव्यू कराया और मैंने पूछा भाई आपने क्या पढ़ा था, प्री निकल गया। उन्होंने कहा सर घटना चक्र पूर्वावलोकन, पीवाईक्यूज और मॉक, जो कि आप नहीं करते हो। इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ोगे और 10-10 किताब पढ़ोगे। अरे महाराज ऐसे एग्जाम नहीं निकलता है, एग्जाम के 2 महीने पढ़ करके एग्जाम नहीं निकलता है। प्री प्लस मेंस को साथ में पढ़ना पड़ेगा आपको, पीवाईक्यूज पर फोकस करना पड़ेगा आपको, मॉक लगाना पड़ेगा, आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, बस सिंपल सा तरीका है। और आप ये काम नहीं करते हो, आप दुनिया भर के काम और करते हो। 10 लोगों से बात करोगे, 10 जगह से डिस्कशन करोगे और अपनी स्ट्रेटजी को बिल्कुल गुड़ गोबर कर लोगे। ये गलतियां नहीं करनी है आप लोगों को, प्लीज इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और खास बात, इंटरव्यू की तैयारी भी पहले ही करनी है। पीसीएस के इंटरव्यू को, यूपीएससी के इंटरव्यू को इंटरव्यू ना करके, बल्कि इसको क्या कहते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव कीजिएगा। जैसे अभी मॉक दे रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि सिचुएशन बेस्ड प्रश्न नहीं कर पाते हैं, कई बार कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो चीज उन्होंने पहले नहीं की हुई है। आई नो कि वो टैलेंटेड है, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी भी अपने आप में होती है, जो कि आप बाद में करते हो, मेंस निकलने के बाद करते हो। नहीं, इसको भी आपको मेंस के पहले ही करना है, यह बात ध्यान रखिएगा। हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, टैकल करें। फोर्थ पेपर आपके एग्जाम में रखा गया है, केस स्टडीज में दी जाती है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। भाई वही सब तो करना है आपको। आप हर एक टर्मिनोलॉजी के मतलब को नहीं समझते हैं। व्हाट इज रामराज की संकल्पना, व्हाट इज गुड गवर्नेंस, व्हाट इज ई गवर्नेंस, व्हाट इज सिटीजन चार्टर, व्हाट इज आरटीआई, ये आपको जानना पड़ेगा, तब आप कर पाएंगे। कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा। आपको मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमेशा अपनी थॉट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स के साथ मैच करके चलिए, लेकिन आप कॉमन ह्यूमन क्यों बन के चलते हैं आप। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप पीसीएस तैयारी करते हैं तो आपके मन में सारी चीजें होनी चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, ये सारे पॉइंट्स हो गए आपके। चलिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1 2 और 4 सही है। नेक्स्ट, ओडिशा सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने की पहल। देखो इस समय क्या है, अलग अलग राज्य सरकारें दरअसल भू अभिलेखों पर, स्वामित्व पर जो है अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशन और रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करनी और उसमें सुधार करनी है। तो यानी कि एक प्रकार का भूमि सुधार बड़े लेवल का चल रहा है। और भूमि सुधार जो एक टॉपिक है वो आपके इतिहास विषय में खूब पढ़ने को मिलता है। तो क्या काम कीजिएगा, भूमि सुधार संबंधी जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए उनको पढ़ लीजिएगा, और अलग अलग राज्य सरकारें जो भू स्वामित्व और भूमि अभिलेखों को लेकर के जो नया एक सुधार कर रही हैं उनको लेकर के भी आप लोग को पढ़ लीजिएगा। अभी हाल ही में कर्नाटक सरकार ने भूमि स्वामित्व को लेकर के टैक्स, उसको भूमि स्वामित्व को टैक्स में लाने को लेकर के कई सारे सुधार किए हैं। उसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो वो सब चीजें आप लोग पढ़ लीजिएगा। यानी कि उड़ीसा सरकार की यह पहल, ठीक है, भूमि प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और डिजिटल सत्यापन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है अपने आप में। प्रत्येक भूमि पट्टा या रिकॉर्ड ऑफ राइट्स पर क्यूआर कोड अंकित किया जाएगा, जिसे स्कैन करने पर स्वामित्व, भूस्थान, लेन देन इतिहास तथा अन्य विवरण तुरंत उपलब्ध होंगे। इससे संपत्ति लेन देन में धोखाधड़ी जो होती थी उसकी संभावना क्या हो जाएंगी, बिल्कुल निगड़े हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ठीक है। वर्तमान में, ठीक है, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आमतौर पर केवल पिछले 30 वर्षों के पंजीकृत लेन देन का रिकॉर्ड देता है, जिससे उससे पहले की जानकारी प्राप्त करना कठिन होता है। नई क्यूआर प्रणाली इस 30 वर्षीय सीमाओं से आगे का ऐतिहासिक डेटा उपलब्ध कराने में सक्षम होगी। यह सुधार केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसे 2016 में भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और आधुनिकीकरण के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपसे पूछ सकते हैं भाई, केंद्र सरकार ने कब इसको लॉन्च किया था, भूमि सुधार को लेकर के 2016 में किया था। ये लैंड रिफॉर्म जो आजकल हो रहा है ना, बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ठीक है। इससे धोखाधड़ी बहुत कम हो जाएगी। और जो भूमि संबंधी जो विवाद होते रहते हैं गांव में, लठ चल जाती तुरंत। गांव में असली जो लड़ाई होती है उसकी जड़ क्या है, जमीन होती है, ठीक है। तो कई बार जो इस पर लठ चल जाती है, गाली गलौज जाती है, मुकदमा चलता रहता है सालों साल, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा, बचपन में जब हम लोग गांव जाते थे तो जो है क्या कहते हैं,
जमानत के लिए जो है लोग जाते थे कोर्ट, है ना, उनको फिर खिलाया पिलाया था, बड़े बुजुर्ग बुजुर्ग लोग जमानत के लिए जाते थे भाई साहब। और क्यों? क्योंकि 150 रुपया मिलता था उसमें, और जो है क्या कहते हैं कुछ खाने पीने भी मिलता था, लेकिन लोग आत्मीयता स्वरूप भी चाहते थे, नॉट ओनली मनी, है ना, आत्मीयता स्वरूप, मतलब इतना विश्वास था, लोग दूसरे की जमानत करा देते थे अपने उस पर, ठीक है, बड़ी बात थी अपने आप पे, है ना। चलिए, गांव के लोग बहुत आत्मीय होते हैं, शहर के लोग तो एकदम क्या ही बताऊं मैं क्या होते हैं, ठीक है, कुछ नहीं पता होता है, सामने कौन किसने जन्म लिया, कौन एक्सपायर हो, कुछ नहीं पता होता है। गांव की बड़ी अच्छी बात होती है कि वहां पर सब कुछ मिलजुल के काम होता है ना। चलिए, क्यूआर अब नेक्स्ट है पॉइंट है, क्यूआर आधारित प्रणाली केवल पाठ्य वितरण तक सीमित नहीं होगी, इसमें भूखंड का डिजिटल नक्शा, सीमाएं, आयाम तथा जीआईएस आधारित एकीकृत प्लेटफॉर्म पर स्थानीय डेटा भी इसमें क्या हो जाएगा, शामिल रहेगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, अब आप लोग इसका उत्तर दीजिए, आप लोग अब इसको पढ़िए और फिर आप लोग खुद से इसका उत्तर मुझे दीजिए प्लीज। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? बोलो भाई, होशियार हैं आप लोग, समझदार हैं आप लोग, तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलो मैं इधर आ जाता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोग को, अरे कैसे कैसे क्या हो जाएगा। चलो बोलो बॉस, बोलो क्या हो जाएगा उत्तर इसका। देखो, इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी में क्या है आपका 1 2 3 है, क्या 1 2 3 है, ये नहीं होगा। वर्ल्ड रेडियो डे, ठीक है, कॉन्क्लेव 2026, जो कि अब विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब, आपका मनाया जाता है 13 फरवरी को, क्या 13 फरवरी को दरअसल विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष। और रेडियो आप जानते होंगे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज है, 13 फरवरी को मनाया जाता है ये। और आज भी गांव में रेडियो का जो चलन है वो कम नहीं हुआ है, आज भी आकाशवाणी पर समाचार सुनते हैं हम लोग, है ना। सुबह सुबह जो रामचरित मानस की जो लाइनें आती थी सुबह सुबह, कितना सुंदर रहता था, संस्कृत में समाचार आता था। हम लोग जब बचपन में गांव रहते थे तो खूब समाचार सुना करते थे। एक चैनल आता था विविध भारती, सुना होगा शायद संभवतः आप लोगों ने, उस पर एक 8 बजे कार्यक्रम आता था हवा महल, है ना, 8 बजे कहानी आती थी, बड़ा अच्छा लगता था। विविध पे ही एक मूवी आती थी शायद शनिवार को शुक्रवार को, एक, है ना, शाम को 3 4 बजे मूवी सुनते थे हम, देखते नहीं सुनते थे मूवी। बताइए क्या क्या वो पल थे, है ना, गांव, वो याद आते हैं पल, तो बड़े अच्छे लगते हैं कि टेक्नोलॉजी कम थी लेकिन सुकून था, अपनापन था। आज टेक्नोलॉजी बहुत है लेकिन सुकून नहीं है। इस फोन ने जो है ना इंसान को नजदीक नहीं लाया। लोग कहते हैं कि कनेक्टिविटी हमारी बड़ी पास हो गई, वीडियो कॉल में बात कर लेते हैं, कॉल पे बतियाते, नहीं भाई, इसने इंसान को दूर कर दिया है। इसी से लड़ाई होता है, इसी से झगड़े होते हैं, इसी से डिवोर्स तक होते हैं, और इसी वजह से एक ही परिवार के लोग अलग अलग बैठे रहते हैं। नाम मात्र की दूरियां कम हुई हैं। ख्याल हम फोन पर बात करते हैं, हमको लगता है हम बहुत पास हो गए, नहीं, इसी ने दूरी बना दी है। इसलिए इससे इतना प्रेम मत कीजिए कि ये इंसान को इंसान से दूर कर दे, इससे इतना प्रेम कीजिए कि इससे लगाव उत्पन्न हो, ठीक है। इसका इस्तेमाल आपातकालीन स्थितियों के लिए कीजिए, इसका इस्तेमाल अपनी जानकारियों को एकत्रित करने के लिए कीजिए, ठीक है। नहीं तो ये गैजेट्स जो है ना, ये फोन बहुत खतरनाक है भाई साहब, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो विश्व रेडियो दिवस हर साल 13 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह तिथि 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में चुनी गई थी। ऑल इंडिया रेडियो रायपुर द्वारा 13 फरवरी को रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, और यह थीम डिजिटल युग में रेडियो और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समन्वय को क्या करती है, रेखांकित करती है अपने आप, ठीक है। चलिए, यह आयोजन दरअसल यूनेस्को के सहयोग से किया जा रहा है, और यूनेस्को ने 2011 में 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया था, और 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे औपचारिक रूप से क्या कर दिया, अपना दिया, ठीक है। विश्व रेडियो दिवस को 2001 में नहीं बल्कि 2011 में, अच्छा ये तो पॉइंट हटा दो, ठीक है। तो ये चीजें थी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब आप बताओ भाई साहब, इसका भी आंसर आप पढ़ो, बताओ, नहीं तो आपको नींद आने लगती होगी ना पढ़ते पढ़ते ऐसे ही। बताओ क्या हो जाएगा इसका उत्तर भाई साहब, बड़ा महत्वपूर्ण है यह भी आपके लिए भाई साहब, है ना। चलिए, और बाकी तो आप लोग होशियार हैं, अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं, आदमी हैं, तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। अगर हिंदी ना समझ में आया करे, जैसे आप लोग में से हो सकता है कई लोग इंग्लिश माध्यम वाले हो, तो आप इंग्लिश में उसको पढ़ सकते हैं, साइड में है ना, यहां पे लिखा हुआ है। अभी व्याख्या तो इंग्लिश में मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है इसमें, बट प्रश्न आप लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। सी होगा ना, हाँ बिल्कुल सही बात है, सी ही होगा। सी मतलब कि 1 2 3, 1 2 3,
4 नहीं होगा। विश्व रेडियो दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2001 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। नहीं भैया, 2012 होगा ना, बस ये गलत है अपने यहाँ पे, इसको रॉन्ग, ये रॉन्ग है, बाकी 1, 2 और 3 सही है अपने यहाँ पे, ठीक है। चलिए, एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 ये भी चर्चा में रहा है। तो एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 भारतीय वायुसेना का एक व्यापक अग्निशक्ति प्रदर्शन है जो 27 फरवरी 2026 को राजस्थान के पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में आयोजित किया जाएगा। अभी नहीं, एक्सरसाइज वायु शक्ति मैंने बहुत बार कहा है कि जितने भी सैन्य अभ्यास होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और खासकर कुछ प्रमुख देशों के साथ में भारत और किन देशों के साथ प्रमुख सैन्य अभ्यास इंपॉर्टेंट होते हैं, तो जैसे भारत का अमेरिका के साथ, ठीक है, तो अमेरिका भारत, भारत जापान, भारत रूस, भारत नेपाल, भारत अफगानिस्तान, भारत जो है रूस, भारत इजराइल, भारत क्या कहते हैं दक्षिण कोरिया, मतलब कि साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया, ये सब देशों के साथ जो सैन्य अभ्यास होते हैं वो बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, है ना? इसको याद कर लीजिएगा। यह अभ्यास वायुसेना की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता, सटीक प्रवाह और वह बहुआयामी युद्ध कौशल को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास में दरअसल केवल लड़ाकू विमान ही नहीं बल्कि परिवहन विमान जैसे कि C-130J, C-17, C-295 और हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म, ठीक है, ये भी इसमें क्या होंगे, भाग लेंगे, और यह पूर्ण स्पेक्ट्रम संचालन का प्रदर्शन है अपने आप पे। तो ये सारी बातें एक एक करके आपको याद रखना है। अभ्यास में आकाश सतह से आकाश मिसाइल प्रणाली, स्पाइडर वायु रक्षा प्रणाली, ये सब जो है चीजें इसमें क्या की जाएंगी, इनका प्रदर्शन किया जाएगा अल्टीमेट, ठीक है। इसके अलावा इसमें इस अभ्यास में मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन से संबंधित क्षमताओं जैसे त्वरित एयरलिफ्ट, निकासी और बचाव का भी प्रश्न शामिल है अपने आप पे, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत आवश्यक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आ गया आपके सामने, एक्सरसाइज वायु शक्ति 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अभ्यास 27 फरवरी 2026 को राजस्थान के पोखरण एयर टू ग्राउंड रेंज में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में केवल लड़ाकू विमान भाग लेंगे और परिवहन तथा हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म शामिल नहीं होंगे। इस अभ्यास में आकाश यानी कि सतह से आकाश मिसाइल प्रणाली तथा अन्य आधुनिक वायु रक्षा प्रणालियां प्रदर्शित की जाएंगी, ठीक है। अभ्यास में मानवीय सहायता और आपदा प्रबंधन से संबंधित क्षमताओं का भी प्रदर्शन किया जाएगा, ठीक है। अब बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है, बताओ, सोचो भाई साहब, सोचो क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो आपका दूसरा कथन है आपका, ये वाला, ये इसमें केवल लड़ाकू विमान ही नहीं लेंगे भाई, हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे ना इसमें, तो बस ये क्या है आपका रॉन्ग है भाई साहब, ठीक है, ये रॉन्ग है। बाकी 1 सही है आपका, 3 सही है आपका और 4 सही, तो क्या हो जाएगा 1, 3 और 4। तो 1, 3, 4 कहां पर है, सी वाले में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बस हो गया, आसान सा तो था, ठीक है। चलिए अब आपके छोटा सा प्रश्न है, भाई बताओ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। इसका उत्तर प्लीज मुझे बताइएगा। राम राज की संकल्पना से आप क्या समझते हैं भाई साहब, बताइए, तुरंत बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती है अपने आप में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए भारत के संदर्भ में इस कथन की समीक्षा कीजिए। यह प्रश्न हमने आपको दिया था और यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न अक्सर आप एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 21वीं सदी में तीव्र औद्योगिक, देखो विकास और पर्यावरण संरक्षण, अब इस पर ना इंटरव्यू प्रश्न पूछने के पक्का चांस है आपके, ठीक है। इंटरव्यू प्रश्न यहां से खूब बनेंगे। जैसे अभी अरावली वाला मामला चल रहा था ना, तो विकास और पर्यावरण संरक्षण कितना अहम है, दोनों अहम है, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए विकास को रोका नहीं जा सकता है पर्यावरण के नाम पर, और पर्यावरण की क्षति नहीं की जा सकती है विकास के नाम पर। इन दोनों के बीच में जो सेतु का काम करता है वो कौन करता है, वह करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम सतत विकास कहते हैं। यानी कि हमें वैसा विकास करना है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने वाला हो, यानी कि वर्तमान की आवश्यकताएं पूरी करें और भविष्य में ऐसा कोई काम ना हो जाए, मतलब भविष्य के लिए ऐसा कोई चीज हम अभी वर्तमान में न कर लें जिससे कि चिंता हो जाए भविष्य में, ठीक है। तो भविष्य की जरूरतों, आवश्यकताओं और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ही वर्तमान में हमें जो है अपना विकास करना चाहिए, यह बात ध्यान रखनी है। तो ये आपके इंटरव्यू प्रश्न पूछा सकता है, जो कि अभी चल रहा है इंटरव्यू आपका, है ना। 21वीं सदी में तीव्र औद्योगिकरण, शहरीकरण और वैश्वीकरण में विकास को गति दी है, परंतु इसके साथ जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता जैसी समस्याएं बढ़ी हुई हैं। भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह संतुलन अत्यंत क्या है, अपने आप में महत्वपूर्ण है।
भारत में विकास की आवश्यकताओं की हम बात करें तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के लिए बहुत जरूरी है। आधारभूत संरचना हमें और इसका विस्तार करना है। विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और औद्योगिक वृद्धि हमें और करनी है, जिसमें मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शहरीकरण और स्मार्ट सिटी परियोजना भी हमारे यहां चल रही है, जिस पर और व्यापक स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। पर्यावरण चुनौतियां लेकिन साथ साथ में, जैसे कि वायु प्रदूषण, एनसीआर दिल्ली में आप देखिए कितनी बड़ी संकट है। भूजल संकट, ग्राउंड वाटर लेवल हमारा बहुत डाउन हो रहा है अपने आप में। वनों की कटाई एवं जैव विविधता ह्रास हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत बाढ़, सूखा और चक्रवात की बढ़ती आवृत्ति हो रही है। हिमालय पासकी पर खतरा, अतिनिर्माण व अवैज्ञानिक विकास भी अपने आप में बड़ी चीजें हैं यहां पर। तो ये सारी चीजें आपको एक एक करके क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। चलिए, संतुलन हेतु कई प्रकार की चीजें की जा रही हैं कि भाई विकास और पर्यावरण प्रभावित ना हो अपने आप में, तो इसके लिए कई पहल की, जैसे कि पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट भी है, पूछा जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, अगर कोई पोल्यूशन करता है, कोई दिक्कत करता है, तो इसके लिए NGT है अपने आप में। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP चलाया जा रहा है। नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार, सौर और पवन चलाया जा रहा है। 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य रखा गया है अपने आप में। और लाइफ फॉर एनवायरमेंट भी अभियान चलाया जा रहा है अपने आप पे। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको क्या करना है, आपको याद करना, जो आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ज्यादा क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए, चुनौतियां क्या है भाई साहब? चुनौतियां बहुत सारी हैं, जैसे कि नीतियों का कमजोर क्रियान्वयन हो रहा है। आर्थिक विकास बनाम पासकी संरक्षण का द्वंद्व हो रहा है। स्थानीय समुदायों तक की सीमित भागीदारी हो रही है। अल्पकालिक राजनीतिक लाभ बनाम दीर्घकालिक परिणाम हित जो है हो रहे हैं अपने आप। ये चुनौतियां प्रमुख रूप से हैं। और अल्टीमेटली अगर हम आगे की राह की बात करेंगे तो सतत विकास मॉडल को अपनाया जाना चाहिए। हरित प्रौद्योगिकी एवं हरित रोजगार को बढ़ावा देना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा जन जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। और ये 2-3 और लिखे हैं प्रयास, इसको अगर आप करेंगे तो आगे हम इसमें बेहतर कार्य कर पाएंगे, ठीक है। निष्कर्षता क्या कहेंगे? निष्कर्षता, विकास और पर्यावरण परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक बनाए जा सकते हैं। भारत को सतत एवं स्वाभिक्षित विकास के मार्ग पर चलते हुए आर्थिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना होगा, तभी दीर्घकालिक विकास क्या हो जाएगा, अपने आप में संभव हो पाएगा। कितना अच्छा लिखा है। अब अगर पर्यावरण और विकास पर अगर प्रश्न आएगा तो अपने आप यही निष्कर्ष अगर वहां पर आप लिख दीजिएगा, बोल दीजिएगा, तो मजा आ जाएगा अपने आप में। तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताता रहता हूं मैं। और जो प्रश्न मैंने आपको दिया अभी लिखने के लिए, इसका आप लोग प्लीज मुझे लिख करके बताइएगा कि रामराज की संकल्पना से आप क्या समझते हैं। जो 8660 वाला नंबर जो है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉपी आपकी चेक हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये छोटा सा एक था। और इसी तरीके डेली आप लोग एक एक प्रश्न क्या करिए, तैयार कर लिया करिए, ठीक है ना। चलिए, ये पीसीएस 2026 का एडवर्टाइजमेंट है। आप चाहें तो फाउंडेशन कोर्स आप हमारे यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। हम लोग शुरुआती दौर से ही इंटरव्यू में सबकी तैयारी प्रॉपर कराते हैं, एक साथ कराते हैं, ठीक है। तो इसमें वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ में आपको व्यापक स्तर पर सब चीजें कराई गई हैं आपको, जैसे कि इसमें NCERT स्टैंडर्ड सोर्स बेस्ड क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। इसमें इंटीग्रेटेड वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको, प्री प्लस मेंस का मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर रहेंगे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के माध्यम से। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे आपको, चाहे वो प्री का हो चाहे आपका मेंस का हो। टेस्ट सीरीज भी रहेगी आपकी, प्री प्लस मेंस की आपकी रहेगी, विद राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा। इसमें रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। और कोर्स वैलिडिटी भी इसकी रहेगी 18 महीने की। और इसके साथ साथ में आपको अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं हमारे यहां से, तो आपको आपकी फीस भी आपकी वापस कर दी जाएगी, ठीक है। इसमें सेपरेट आपका सीशर्ट भी कराया जाएगा। और इसके अलावा जो है आपको बहुत मिनिमम फीस में आपको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बाकी जो हमारे कोर्स चल रहे हैं उसको भी परचेज कर सकते हैं। उसके लिए उस कोर्स का नाम लिख करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर, ठीक है। तो ये छोटी सी हो गई अपडेट जो कि मुझे बतानी थी, ठीक है। फिर बाकी मिलेंगे हम लोग कल। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और पुनः से एक सूचना मैं आपको दे दूं कि अगर आपके जानने में अगर कोई भी इंटरव्यू 2023 का 24 का दे रहा है पीसीएस का, तो मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हमारे यहां पर इनके डिकोड एग्जाम में दे सकता है, ठीक है। 21 तारीख को एक मॉक इंटरव्यू हमने रखा हुआ है, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच।
अभ्युदय बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।